नमस्कार साथियों, ग्रोथमोड यूपीएससी के संधि सेवा वन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 20 जुलाई 2021 के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस प्रथम सत्र के तहत हम लोग द हिंदू का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख देखेंगे। अपने आप में परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही में एक सामान्य समझ को भी विकसित करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए यह लेख जो है आज का महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ जुड़ा हुआ और उसमें भी जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है उस प्रादेशिक क्षेत्रीय राजनीति या उस प्रादेशिक क्षेत्रीय जो जो उथल पाथल है, जो गतिविधियां हैं, उसके साथ यह आज का लेख हमारा जुड़ा हुआ है। भारत को इस मुद्दे को लेकर प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से भारत के हित व भारत के नागरिकों के हित इस मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे आज, जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, इजिप्ट ड्रिवन वेस्ट एशिया। देखिए, इजिप्ट पिछले कई सालों से एक गरीब देशों की श्रृंखला में आने वाला देश है, मगर जो उसकी विरासत थी वो अति भव्य विरासत थी। इजिप्शियन डायनास्टी पूरे विश्व में प्रख्यात है। हम लोग उनके विरासत के साथ वाकिफ है, संपूर्ण रूप से वाकिफ है। और अगर कंपेयर करें हम लोग दोनों समय को, इजिप्ट को लेकर, और दोनों समय को, प्राचीन समय और आधुनिक समय, तो यहाँ आधुनिक समय में जो इजिप्ट का जो ओरा था, उसका जो चार्म था, वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। मगर यहाँ आज से फिर इजिप्ट अपने प्रादेशिक जो है पड़ोसियों को लेकर फिर से सक्रिय भूमिका में है, फिर से नायक की भूमिका में है, ऐसा लग रहा है। देखेंगे इसकी एक 360 डिग्री राउंड हम लोग इसका विहंगावलोकन करेंगे या इसका ओवरव्यू लेंगे इस पूरे जो है लेख के माध्यम से। लेख अपने आप में बहुत ही अच्छा निबंध है, अपने आप में बहुत ही अच्छा संशोधन भी है, और इसलिए हम लोग आज यहाँ जो हमारी सिग्नेचर मोडस ऑपरेंडी है, जो हमारा सिग्नेचर क्लासिफिकेशन है इस सेगमेंट का, उसके तहत नहीं, मगर इस मुद्दे को हम लोग एक अच्छी तरीके से क्लासिफाई करेंगे ताकि हमारी समझ बेहतर रहे और चीज़ों को समझने में, याद रखने में हमें आसानी रहे। द हिंदू का यह लेख है। साथ ही में अगर आप कवर देखें तो ऊपर आपको इजिप्ट दृश्यमान है, साथ में पूरा वेस्ट एशिया का पूरा एरिया दृश्यमान है, जिनमें गल्फ कंट्रीज है या अन्य मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, जिनमें सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, ठीक है। प्लस गल्फ की बात करें तो सऊदी है, यूएई है, कतार है, ईरान है, ठीक है। तो इन देशों के साथ यहाँ अब इजिप्ट किस तरीके से अपना बर्ताव कर रहा है, साथ ही में कौन कौन सी ऐसी घटना है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे इराक की भूमिका आज बढ़ रही है, इराक नायक की भूमिका में है या इराक मध्य के केंद्र के स्थान में है। तो यह सारी चीज़ों को हमें यहाँ आज तपासनी है। प्लस नीचे देखें तो यहाँ ये इजराइल और पैलेस्टाइन का जो हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हुआ या दोनों पक्ष समाधान के लिए राजी हुए, तब की यह तस्वीर है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि इजिप्ट ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इजिप्ट के इंटेलिजेंस अफसरों ने व इजिप्ट के डिप्लोमेट्स ने यहाँ इस संघर्ष को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। तो यहाँ से अब देखना है कि क्या इजिप्ट की जो पुरानी विरासत थी, जो भव्य विरासत थी, क्या उसका उदय आज आधुनिक युग में हो सकता है या नहीं हो सकता। मगर सामने अगर देखें ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन, तो आज समस्याएं भी इतनी है इजिप्ट के लिए, और इन समस्याओं को जीत कर इजिप्ट को आगे बढ़ना है और अपनी खोई हुई पुरानी विरासत जो है वो वापस हासिल करनी है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। अगर डिजिटल रेप्लिका की बात करें तो यह पूरा फोटोग्राफ है जो कि आज के द हिंदू में छपा है। और अगर एग्जाम रिलेवेंसी की बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, तो जीएस पेपर 2 और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ हम इसे जोड़ सकते हैं। और उसमें भी अगर हमें सब टॉपिक क्लासिफाई करना है, तो हम लोग वेस्ट एशियन रीजन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ वेस्ट एशियन रीजन कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का एग्जाम रिलेवेंट मुद्दा है, जीएस पेपर 2 और उसमें भी इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसमें भी वेस्ट एशियन पॉलिटिकल सिनेरियो। भले ही भारत को इसके साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, मगर परीक्षा की दृष्टि से यह मुद्दा पूछा जा सकता है। काफ़ी बार ऐसे प्रश्न इंटरनेशनल लेवल के पूछे भी गए हैं, तो इसलिए यहाँ इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। लेख अपने आप में प्रबंध है, तलमीज़ अहमद के द्वारा यह लेख लिखा गया है, जो कि अपने आप में फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर थे सऊदी अरबिया के। ठीक है, तो
उच्च डिप्लोमेट है और उनके द्वारा यह लेख यहाँ हमें दिया गया है। देखिए यह लेक्चर क्लासिफिकेशन है। तो लेक्चर विल बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज विच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन, फिर बाद में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो चेंजेस वहाँ उस प्रदेश में आए हैं पिछले कुछ दशकों में, उनको हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर बाद में प्रादेशिक समस्या यानी कि जो रीजनल चैलेंजेस है उसको देखने का प्रयास करेंगे। बाद में सहकार के लिए गुटबंदी यानी कि कोलिएशन फॉर कोऑपरेशन की बात करेंगे, कैसे इजिप्ट आज गुटबंदी कर रहा है और इस गुटबंदी में वो नायक की भूमिका अदा कर रहा है। और साथ में आगे की राह देखेंगे कि आगे की राह इजिप्ट के लिए कैसी होने वाली है, क्या मुश्किल होने वाली है, क्या आसान होने वाली है। तो इन क्लासिफिकेशंस के तहत हम लोग आज हमारे इस जो है मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 3 बिंदु देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम है मध्य एशिया की गतिविधि व इजिप्ट की भूमिका। यस, पिछले कई दशकों में हम लोग अगर देखें, एनालाइज करें तो मध्य एशिया की जो गतिविधियां हो रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, तो इनमें इजिप्ट की जो सक्रिय भूमिका है वो में दृश्यमान हो रही है, जो पिछले कुछ दशकों से गैरहाजिर थी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अब इजिप्ट फिर से अपने प्रादेशिक स्तर पर या अपने प्रदेश में एक मुख्य भूमिका, एक नायक की भूमिका में आगे आ रहा है। नायक की भूमिका। फिर दूसरा बिंदु देखें तो इजिप्ट पुनः सक्रिय प्रादेशिक स्तर पर, यस, जिसका जिक्र हमने किया, और इसलिए उसका जो अभिनय है इजिप्ट का पूरा, उसको नायक के रूप में केंद्र में दिखा जा रहा है, क्योंकि वो अब पुनः सक्रिय हुआ, जो पिछले कई दशकों से लगभग मृतप्राय था। क्योंकि अपने आप में उनके आंतरिक समस्या ही इतनी थी इजिप्ट में कि वो बाहर प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक समस्याओं पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, मगर फिर से वो अब धीरे धीरे प्रादेशिक स्तर पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है या कर रहा है। और तीसरा बिंदु कहता है कि नए त्रिकोणीय संगठन का निर्माण। यस, ये बहुत ही अहम संगठन है, और ये त्रिकोणीय संगठन के अगर 3 पक्षों की बात करें तो इनमें सबसे प्रथम तो इजिप्ट है ही है, दूसरे पायदान पर है इराक, और उसके बाद है जॉर्डन। ठीक है, तो इन 3 देशों के द्वारा यह नए संगठन का निर्माण हो गया है, और इजिप्ट के साथ ये 2 देश भी इस संगठन से बहुत ही आशावादी है, बहुत ही आशा रखता है, और अपने आप में गल्फ से अलग एक अपना एक नॉन गल्फ या आप कह लीजिए कि बिन अरब देश का एक संगठन बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ इंट्रोडक्शन में देखनी थी। अब दूसरे बिंदु पर देखें तो हमें समझना है कि वहाँ प्रादेशिक स्तर पर किस प्रकार के जो है फेरफार हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, आर्थिक हो। इसमें भी 4 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है अब्दुल फतह अल सीसी द्वारा सत्ता परिवर्तन। यस, पिछले कुछ सालों के पहले अल सीसी ने तख्ता पलट कर दिया इजिप्ट में। इजिप्ट में जो लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्वाचित सरकार थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया, और उसकी जगह वो राष्ट्र प्रमुख बन गया सैन्य मदद से, जो है सैन्य ताकत से। फिर अगर सर्वाइवल की बात करें इजिप्ट के सर्वाइवल की, तो इजिप्ट का सर्वाइवल अरब देशों के वित्तीय सहाय को आभारी है। अगर अरब देश वित्तीय सहाय ना करता है तो मुझे लगता है कि इजिप्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, अल सीसी भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और इनमें मुख्य यूएई और सऊदी है। इन 2 देशों ने वित्तीय सहाय इजिप्ट को शुरू रखी, और काफ़ी सारे संशोधन कहते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सहाय यहाँ की गई है, और एक अनुमान तो कहता है कि लगभग 12 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहाय की गई थी, और अलग से 16 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी गई थी पेट्रोलियम परचेज के ऊपर। ठीक है, ड्यू टू दिस इजिप्ट वॉज एबल टू सर्वाइव। अगर ये वित्तीय मदद नहीं मिलती इन 2 अरब राष्ट्रों से, तो मुझे लगता है कि इजिप्ट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, मगर मदद मिली और वो सर्वाइव भी कर गया। दूसरा बिंदु देखें तो वो कहता है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में सक्रिय भूमिका। यस, यूएई और सऊदी अपने आप में विकसित राष्ट्र है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बहुत बड़े रिजर्व्स है वहाँ, तो समृद्ध राष्ट्र है। तो इनकी जो समृद्धि है
उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के ऊपर है, पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के ऊपर है, और मुख्य रूप से यूएई और सऊदी की पकड़ है, सऊदी अरब की। वे लोग सीरिया के मुद्दे पर भी है, यमन के मुद्दे पर भी है, लीबिया के मुद्दे पर भी है, और कतार के मुद्दे पर भी है। कोई भी ऐसा देश नहीं है पूरे क्षेत्र में कि जहां विवाद हो और उन विवाद में यूएई और सऊदी ने सक्रिय भूमिका ना निभाई हो। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि जो इजिप्ट है वो भले ही इनसे वित्तीय मदद लेता हो, मगर सारे मामलों में उसने यूएई और सऊदी का समर्थन किया हो, वो भी बात हम लोग वास्तविक रूप से नहीं कर सकते। यानी कि अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया में इजिप्ट की भूमिका बहुत ही स्टैंड बाय रही, बहुत ही लो प्रोफाइल भूमिका थी, सक्रिय भूमिका उसमें नहीं थी। यमन की बात करें तो यमन में भी सक्रिय रोल नहीं था, सक्रिय नहीं। लीबिया की बात करें तो यस, लीबिया में उसने एक्टिव रोल दिखाया। और अगर कतार ब्लॉकेड की बात करें, जो पिछले वर्ष यूएई और सऊदी के द्वारा किया गया था, और कतार के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस, प्रादेशिक स्तरीय सैंक्शंस जो है वो लादे गए थे, यानी कि एक प्रकार का ब्लॉकेड था वो। तो कतार के विरुद्ध के ब्लॉकेड में भी इजिप्ट का जो रोल था वो बहुत ही लो प्रोफाइल था, लो प्रोफाइल यानी कि सक्रिय भूमिका नहीं थी, जिसके तहत इजिप्ट ने कतारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी ऐसे ही रखा, कतर ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही रखा, क्योंकि अपने आप में इजिप्ट जो है वो खुलकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर रहा था, मगर मात्र और मात्र छुपे रूप से यूएई और सऊदी को एक प्रकार से समर्थन दे रहा था, जो नॉन मॉनेटरी था और नॉन मिलिटरी था। तो ये बात रही प्रादेशिक राजनीति की, जिनमें सऊदी और यूएई ने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई, इजिप्ट भी साथ में उसमें कहीं कहीं जुड़ता रहा। फिर तीसरा बिंदु देखें तो यूएई और सऊदी के विफल प्रयास। यस, ये सारे जो प्रयास है जो कि यूएई और सऊदी के द्वारा प्रादेशिक स्तर पर किए जा रहा है पिछले कई सालों से, इसमें उनको विफलता ही हाथ लगी है, कहीं पर भी सफल नहीं हुए। ना तो ये सीरिया और इराक के मिलिट्री इंटरवेंशन में सफल हुए हैं, और ना तो ये कतार के ब्लॉकेड में सफल हुए हैं। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले ही समाचार आ रहे हैं कि सऊदी और यूएई ने मिलकर कतार के ऊपर जो ब्लॉकेड था उसे थोड़ा लिबरल बनाने का, उसे थोड़ा जो है हल्का बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यही बात सुनिश्चित जो हम लोग कर सकते हैं यही बात से कि कतार का ब्लॉकेड जो था वो अपने आप में विफल था। अब इस विफलता का परिणाम क्या हुआ? इजिप्ट की बढ़ती महत्वाकांक्षा। ठीक है, इजिप्ट को लगने लगा कि भाई यहाँ तो ये जो दो दिग्गज देश है, जो समृद्ध देश है, उनका भी नहीं चल रहा है, उनको भी विफलता हाथ लग रही है, तो यहाँ क्यों ना इजिप्ट फिर से जो है बाजार में आ जाए, पूरे प्रादेशिक क्षेत्र के और प्रादेशिक राजनीतिक गतिविधियों का एक केंद्र बन जाए। तो यहाँ से उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। चौथा बिंदु देखें तो इजिप्ट में वर्ष 2015 से आर्थिक सुधार, इजिप्ट में बड़े पैमाने पर 2015 में आर्थिक सुधार किए गए, और इससे उनके अर्थतंत्र को काफ़ी फायदा भी मिला है। वो फायदा हम लोग यहाँ देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो लगभग 40 बिलियन डॉलर के पार आ गए हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2019 की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 5.6% के जो है दर के साथ वहाँ का अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से इजिप्ट का जो ओवरऑल एस्पिरेशन है, जो उसकी जो ओवरऑल महत्वाकांक्षा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है पूरे प्रदेश में नायक की भूमिका निभाने के लिए, नायक बनने के लिए। तो ये बात रही राजनीतिक व आर्थिक सुधार की पूरे प्रदेश के। अब देखें तो प्रादेशिक चुनौतियां हैं इजिप्ट के विरुद्ध में, दो प्रमुख है, दोनों का जिक्र यहाँ किया गया है, एक के बाद एक देखेंगे। सबसे प्रथम देखनी है इथोपिया के द्वारा ब्लू नाइल नदी पर बड़े बांध का निर्माण। यस, ब्लू नाइल जो कि इजिप्ट का मुख्य स्रोत है पानी का, और लगभग 95% इजिप्ट का फ्रेश वाटर ब्लू नाइल से आता है। अब इथोपिया बोल रहा है कि उसके देश में इथोपिया एक बड़े बांध का निर्माण कर रहा है ब्लू नाइल के ऊपर, जो यहाँ पानी के प्रवाह को या पानी की आपूर्ति को कम कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सब्सटेंशियल थ्रेट है इजिप्ट के ऊपर। और अगर इस डैम की बात करें तो ये डैम का नाम है GERD, यानी कि ग्रांड इथोपिया रेनिसा डैम। बड़े पैमाने पर इथोपिया
सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इससे इथोपिया के अर्थतंत्र को भी फायदा मिलेगा, वो भी आशा यहाँ रखी जा रही है। तो वो अपना काम कर रहा है। मगर हुआ क्या, इस मुद्दे के ऊपर दोनों देश आमने सामने हैं, दोनों देश, और किसी भी समय मिलिट्री एस्केलेशन भी हो सकता है अगर बात डिप्लोमेटिक तरीके से जो है ना सुलझी तो। अब डिप्लोमेटिक अगर कदमों की बात करें तो दोनों देश अपने अपने दिशा में जो है दौड़ने लगे हैं। इजिप्ट अपनी ओर से इथोपिया को सप्रेस करने का प्रयास कर रहा है। जो रिंग कंट्रीज है, जो कि इथोपिया के अगल बगल वाला कंट्रीज है, जिनमें कई सारे कंट्रीज का जो है हम लोग इंक्लूजन कर सकते हैं, मगर मुख्य रूप से युगांडा है, सूडान है, रवांडा है, केनिया है, ये सारी रिंग कंट्रीज है। तो इन रिंग कंट्रीज के साथ इजिप्ट आज काफ़ी सारे प्रकार के एग्रीमेंट्स कर रहा है, काफ़ी सारी समझौतियाँ कर रहा है, यानी कि वो अपनी सुरक्षा वहाँ कायम कर रहा है। और वहीं इथोपिया भी अपनी दिशा में दौड़ रहा है। वो भी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर जो कंट्रीज़ है, जिनमें सोमालिया है या इटरिया है, ठीक है, तो इनके साथ साउथ सूडान है, तो इनके साथ ये अपना गठबंधन बढ़ा रहा है ताकि वो इजिप्ट को जवाब दे सके। तो इस तरीके से परिस्थितियां जो है वो आज उलझी हुई है दोनों देशों के बीच में। और इजिप्ट ने यह मुद्दा यूएनएससी में भी उठाया और इंटरनेशनल इंटरवेंशन की मांग की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इस डैम के मुद्दे पर होना चाहिए, डैम के निर्माण का कार्य रुकना चाहिए, ये इजिप्ट की दलील है। हालांकि यूएनएससी ने कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया है इसके ऊपर, मगर इजिप्ट के द्वारा यह मुद्दा ज़रूर उठाया गया है। तो यह प्रथम प्रमुख समस्या। दूसरी देखें तो इजिप्ट के तुर्की के साथ संबंध। तुर्की को जो है पसंद नहीं है, क्योंकि इजिप्ट में तख्ता पलट हुआ है। जो मुस्लिम गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका गया है अल सीसी के द्वारा। तो यहाँ अभी भी संबंधों में तनाव है। अब देखना है आगे कि यह संबंध, तनावपूर्ण संबंध जो है वो कैसे शांतिमय या मधुर संबंध में तब्दील होते हैं। तुर्की के साथ भी तकरार का जो कारण है, इसमें हम लोग दो कारण दे सकते हैं। एक तो है लिबिया और एक है ईस्ट मेडिटेरेनियन कंट्रीज। अगर लिबिया की बात करें तो लिबिया की जो शांति वार्ता है, जो लिबिया शांति प्रक्रिया है, इसमें तुर्की बाधा कर रही है, तुर्की हर्डल, ऐसा इजिप्ट का मानना है। और इस वजह से दोनों देश आमने सामने हैं। और कई सारी ईस्ट मेडिटेरेनियन कंट्रीज भी है जिनके मुद्दे के ऊपर भी दोनों देश जो है वो आमने सामने है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रमुख चुनौतियां हैं आज इजिप्ट के सामने। सबसे प्रथम इथोपिया के द्वारा निर्माण किया जा रहा GERD यानी कि ग्रांड इथोपियन रेनिसा डैम, और दूसरा इजिप्ट व तुर्की के संबंध। तो ये दो मुख्य समस्याएं हैं या दोनों मुख्य प्रादेशिक चुनौतियां हैं। अब आगे देखें तो सहकार के लिए गुटबंदी, यस जरूरी है, सहकार के लिए गुटबंदी करनी जरूरी हो। और इसमें इजिप्ट जो है वो एक अव्वल भूमिका निभा रहा है। देखिए कैसे नया गठित त्रिकोणीय संगठन, जिसका जिक्र मैंने किया, जिनमें 3 देश है, ये 3 इसके पक्ष है, एक है इजिप्ट, एक है इराक और एक है जॉर्डन। प्रादेशिक संबंधों को मजबूत करता है। इसका मूलभूत उद्देश्य है प्रादेशिक संबंधों को मजबूत करना, गल्फ कंट्रीज के दबाव को भी कम करना, ये भी इसका एक मूलभूत उद्देश्य आप कह सकते हैं। प्लस अगर इसको फर्दर देखें तो यह 3 देशों में कुल 150 मिलियन लोगों की बस्ती है, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ लोग यहाँ बसते हैं। साथ ही में तीनों देश में अच्छी कृषि है, प्लस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी है, तो उसका भी यहाँ साथ में मिलकर उपयोग किया जा सकता है। और प्लस काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र है जिनमें इनके बीच सहकार हो सकता है, जैसे एनर्जी, कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इन 3 देशों को इस गठबंधन से बहुत ही सारी आशा भी है और वे लोग इसके ऊपर कार्य भी करेंगे। तो ये बात रही सहकार के लिए गुटबंदी की। अब आगे देखें तो आगे की राह देखनी है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे प्रथम तो इथोपिया इजिप्ट का संघर्ष, वो डैम को लेकर। अगर डिप्लोमेटिक दृष्टि से यह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ सैन्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है, सैन्य संघर्ष। तो ये पूरे क्षेत्र की शांति के लिए हानिकारक होगा, इसको रोकना चाहिए। कोरोना महामारी व इजिप्ट का अर्थतंत्र, यस, कोरोना महामारी ने न केवल इजिप्ट के तंत्र को मगर पूरे विश्व के तंत्र को बहुत ही हानि पहुंचाई है। तो इनमें इजिप्ट भी
उसका ही एक जो है भाग है विश्व का ही, और इजिप्ट भी इस प्रभाव से बाकात नहीं रहा। आज अगर देखें तो इजिप्ट में जो मिनिमम आयु वाले, निम्न आयु वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या में बहुत ही बढ़ावा हुआ है। आज लगभग 75% लोग ऐसे हैं इजिप्ट में जिनके पास मिनिमम इनकम स्रोत नहीं है, मिनिमम इनकम सोर्स नहीं है, या किसी भी प्रकार की इनकम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो एम्प्लॉयमेंट जीरो है एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज सोरिंग राइट नाउ। इजिप्ट में आज बेरोजगारी जो है वो अपनी एक अनोखी टॉर्च के ऊपर है, और इसके साथ ग्रोथ रेट वो भी बहुत ही डाउन हो गई, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंटरप्शंस आए ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू स्ट्रिंजेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से इजिप्ट को बाहर निकलना होगा, और वो बाहर निकलने में काफ़ी सारे वर्ष लग सकते हैं। प्लस आज के दिन अगर इजिप्ट को पैसों की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो वो यूएई और सऊदी के पास पैसे मांग भी नहीं सकते। वैसे अगर इजिप्ट ने मांगे पैसे तो वे दे देंगे, मगर इजिप्ट नहीं मांग सकता, क्योंकि इजिप्ट अपनी प्रादेशिक स्वाधीनता जो है वो खोना नहीं चाहता। अगर वो पैसे लेंगे अरब कंट्री से, तो वो अरब कंट्री का अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन जाएगा। उसकी स्वाधीनता जो है अपने प्रादेशिक क्षेत्र की, वो चली जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए इजिप्ट यहाँ आज पैसे नहीं ले सकता। और तीसरा बिंदु है अमेरिका में बाइडेन प्रशासन। जब तक ट्रंप प्रशासन था तब तक अब्देल फतेह एल सीसी का जो कार्य था वो चल रहा था। उसको पैसों की दिक्कत नहीं थी, उसको वित्तीय सहाय मिलती रहती थी। जैसे नए निर्वाचित अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया कि अब ट्रंप के जो फेवरेट डिक्टेटर है उनको अब ब्लैंक चेक अमेरिका की तरफ से मिलेगा नहीं। ठीक है, उन्होंने नाम लिए बिना इजिप्ट के इस अल सीसी के ऊपर निशाना ताकते हुए अपना बयान दिया था। तो अब बाइडेन प्रशासन भी अल सीसी के समर्थन में नहीं है, तो वो भी एक चुनौती है। ठीक है, तो इन सारी चुनौतियों के साथ इजिप्ट को आगे बढ़ना है और अपने आप को नायक की तरह अपने प्रदेश में प्रस्थापित करना है। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो यही बात थी जो आज हमें सीखनी थी। बहुत ही अच्छा प्रबंध था, अलग अलग विभागों में विभाजित प्रबंध था, और मैंने आपके सामने इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो परीक्षा के लिए व सरल समझ के लिए ज़रूरी है, उसको रखने का प्रयास किया। अब एक प्रश्न की बारी है जो कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वैसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर प्रीलिम के दृष्टि से एक प्रश्न हमारे सामने तैयार है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। 4 कथन है, इनको हमें पढ़ना है, इनके ऊपर विचार करना है। सबसे प्रथम है, नया त्रिकोणीय संगठन इजराइल, जॉर्डन, इराक से बना है। दूसरा, कतार अवरोधन में इजिप्ट ने सऊदी अरब व यूएई को सक्रिय समर्थन दिया। तीसरा, इजिप्ट में वर्ष 2015 में आर्थिक सुधार किए गए। और चौथा, इथोपिया के द्वारा ब्लू नाइल नदी पर बड़ा बांध बनाने की योजना है। इन कथनों के ऊपर हमें विचार करना है और इनमें से सत्य कथनों को चुनना है। ऑप्शन नंबर 5 है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल 3 और 4 सत्य है। और वहीं ऑप्शन डी कहता है 2, 3 और 4 सत्य है। आपको इसका सही जवाब देने का प्रयास करना है, कमेंट करनी है कमेंट सेक्शन में। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिन अप किया जाएगा। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, उसके विश्लेषण व उसके जो है संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही में ग्रोथ माउंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक यह जो कंटेंट है वो उन तक पहुँचे, उनको परीक्षा में जो है उपयोगी बने। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें देखनी थी। मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।